नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। किसान नेताओं ने कल सुबह तक आगे की चर्चा को स्थगित करने के लिए शाम के लिए अस्थायी सीजफायर की घोषणा की है। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने अपने सदस्यों की भलाई पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हमारे लगभग 60 लोगों को चोट आई है। सरकार हम पर आंसू गैस के गोले और रबर की गोलियों से हमला करके हमें उकसा रही है। इसलिए उन्होंने शाम को सब कुछ रोकने की घोषणा की ताकि कल आगे की कार्रवाई तय की जा सके। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने मंगलवार को कहा कि फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी वाला कानून सभी हितधारकों से परामर्श किए बिना जल्दबाजी में नहीं लाया जा सकता है। साथ ही उन्होंने प्रदर्शनकारी किसान समूह से इस मुद्दे पर सरकार के साथ रचनात्मक चर्चा करने का आग्रह किया। राहुल गांधी ने कहा है कि किसान भाइयों, आज ऐतिहासिक दिन है। कांग्रेस ने हर किसान को फसल पर स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का फैसला किया है। ये कदम 15 करोड़ किसान परिवारों की समृद्धि सुनिश्चित कर उनका जीवन बदल देगा। न्याय के पथ पर यह कांग्रेस की पहली गारंटी है। राहुल गांधी ने किसानों को एमएसपी देने की गारंटी दी है और कहा कि हमारी एमएसपी पर कानूनी गारंटी किसानों के जीवन में 3 बड़े बदलाव लाएगी। फसल के सही दाम मिलने से किसान कर्ज की मुसीबत से छुटकारा पा जाएगा। कोई भी किसान आत्महत्या को मजबूर नहीं होगा। खेती मुनाफे का व्यवसाय है और किसान समृद्ध बनेगा और समृद्ध किसान देश की तकदीर बदलेगा। राहुल गांधी ने कहा है कि आज किसान दिल्ली की ओर से मार्च कर रहे हैं, उन्हें रोका जा रहा है, उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं? वो सिर्फ अपनी मेहनत का फल मांग रहे हैं। भाजपा सरकार ने एमएस स्वामीनाथन के लिए भारत रत्न की घोषणा की है, लेकिन वो उस बात को लागू करने के लिए तैयार नहीं है जो एमएस स्वामीनाथन ने कहा था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि किसानों को वास्तव में एमएसपी का कानूनी अधिकार दिया जाना चाहिए, लेकिन भाजपा सरकार ऐसा नहीं कर रही है। राहुल ने कहा कि जब इंडिया की सरकार आती है सत्ता में, तब हम किसानों को एमएसपी की गारंटी देने वाला कानून लाएंगे। स्वामीनाथन रिपोर्ट में जो उल्लेख किया गया है, हम उसे पूरा करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि देश में मोदी जी के अच्छे दिनों की वजह से आज देश भर 185 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के लोगों पर अत्याचार हो रहा है। 30 लाख सरकारी पद खाली हैं, लेकिन भर्ती नहीं हो रही है। हर 2 घंटे में 5 आदिवासियों दलितों पर अत्याचार होता है। देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं। खड़गे ने कहा कि मोदी जी केवल भाषण देने से समाज का उद्धार नहीं होता है। समाज में सुधार पंडित नेहरू जी के दिखाए गए रास्ते और संविधान के मुताबिक चलने से होता है। किसान आंदोलन अगर चलता रहा तो पिछली बार की तरह इस बार भी हजारों करोड़ का नुकसान होगा। एक अनुमान के मुताबिक हर दिन करीब 500 से 600 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। पंजाब से लकड़ी, हार्डवेयर का सामान, स्पेयर पार्ट, ऑटो पार्ट, कपड़े, खेल का सामान, सूखे मेवे, फल सब्जी आदि कई सामान आते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि इस बार भी करीब 50,000 करोड़ के कारोबार का नुकसान हो सकता है। ये कहना देश के कारोबारियों की संस्था कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का है। किसान 1-2 दिन के लिए दिल्ली में नहीं आ रहे हैं। पिछली बार 1 साल तक दिल्ली में रहे थे। इस बार भी कम से कम 6 महीने का राशन लेकर वो आए हैं। किसानों का साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं, तब तक वो वापस नहीं जाने वाले हैं। वाहनों में 6 महीने का राशन सामान भरा हुआ है। इसी प्रकार ट्रैक्टरों को इस तरह मॉडिफाई किया गया है कि इसमें रात में रुकने के लिए जगह बनाई जा सके। हरियाणा और पंजाब की सीमा पर स्थित शंभू बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसानों ने एक फ्लाईओवर पर सुरक्षा के लिए लगे बैरियरों को तोड़ दिया। समाचार एजेंसी एनआई ने इसका वीडियो जारी किया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि किसान फ्लाईओवर के किनारों पर लगी शीट को तोड़ रहे हैं। कहीं फ्लाईओवर के नीचे कई लोग खड़े हैं और इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं। किसान संगठनों की अपील पर पंजाब और हरियाणा और दूसरे राज्यों से सैकड़ों किसानों ने आज दिल्ली की ओर कूच किया है। समाचार एजेंसी एनआई के मुताबिक हरियाणा पुलिस ने कई किसानों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए सड़कों पर कई बाधाएं लगाई हैं। किसान उन्हें तोड़ने की कोशिश करते नजर आए हैं। शंभू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। किसानों ने जब इस बॉर्डर से दिल्ली की ओर बढ़ने की कोशिश की तो उन्हें रोक दिया गया। पुलिस ने किसानों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोलों और पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया। किसान इससे बचने के लिए पास के खेतों में दाखिल होते दिखाई दिए।
किसानों के दिल्ली कूच को रोकने के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। किसान आंदोलन पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार के वकील ने कहा, प्रदर्शन से पहले दिल्ली सरकार से इजाजत लेनी चाहिए थी, इनके इरादे ठीक नहीं हैं। इस पर जज ने पूछा, किसान तो सिर्फ आपके रास्ते से गुजर रहे हैं, तो आप इनका रास्ता कैसे रोक सकते हैं? हाईकोर्ट ने सुझाव दिया कि विरोध प्रदर्शन के लिए एक निश्चित जगह की पहचान करनी चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा कि सभी पक्षों को बैठकर समस्या का समाधान करने की जरूरत है। भारतीय किसान यूनियन भी पंजाब और हरियाणा के किसानों के आंदोलन में शामिल हो सकता है। इस आंदोलन में देश भर के कई किसान संगठन शामिल हैं, लेकिन राकेश टिकैत वाला भारतीय किसान यूनियन अभी इससे दूर है। इस बीच टिकैत ने कहा है कि हमारी नजर बनी हुई है। सरकार और किसानों की बातचीत बेनतीजा साबित हुई क्योंकि सरकार का रुख अड़ियल है। हम आंदोलन का हिस्सा अभी तक तो नहीं है, मगर इसका मतलब नहीं है कि हम किसानों के आंदोलन को समर्थन नहीं दे रहे हैं। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने किसानों के आंदोलन को राजनीति से प्रेरित बताया है। उन्होंने दावा किया है कि यह आंदोलन किसानों के हित में नहीं है। उनका आरोप है कि इसका मकसद राजनीतिक पार्टियों को फायदा पहुंचाना है। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि देखो, किसानों ने चुनाव के नजदीक आकर आंदोलन किया है। इससे आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हो कि इसमें विपक्षी दलों की राजनीति है। उन्होंने दावा किया कि यह आंदोलन किसानों के हित में नहीं है, ये राजनीतिक पार्टियों को फायदा पहुंचाने के लिए है, किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं है। दिल्ली आ रहे किसानों को रोकने पर कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार को घेरा है। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा है, क्या देश के अन्नदाता न्याय मांगने दिल्ली नहीं आ सकते? क्या सरकार मानती है कि किसान दिल्ली की सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं? देश के अन्नदाता प्रधानमंत्री और देश की सरकार से न्याय ना मांगें तो कहां जाएं? उन्होंने कहा कि जब किसान आंदोलन पूरी तरह से शांतिप्रिय है, तो फिर किसान की राह में कीलें और कटीले ताने क्यों? क्या मोदी सरकार को देश की मिट्टी का दर्द और आत्महत्या करते अन्नदाताओं की वेदना सुनाई नहीं देती है? किसानों को रोकने के लिए जैसे सरकार ने इंतजाम किए हैं और आंसू गैस के गोले दाग रही है, उसके बाद लोगों को जयंत चौधरी याद आ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार आरफा खानम शेरवानी ने तंज कसते हुए लिखा है, वाह दिल जीत लिया। बता दें, जब पीएम मोदी ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया था, तो जयंत चौधरी ने लिखा था, दिल जीत लिया। वहीं कुछ लोग किसानों के लिए लगाई गई कीलें और बैरिकेड को ट्वीट कर लिख रहे हैं, इसमें चौधरी चरण सिंह की झलक किसको दिख रही है? वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा लिखते हैं, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह अगर जीवित होते तो किसानों की ये दुर्दशा देखकर आज भारत रत्न लौटा देते। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि चौधरी चरण सिंह जी अगर जिंदा होते तो किसान से क्रूरता देखकर भारत रत्न लौटा देते। शर्मनाक है, पूंजीपतियों के लिए रेड कारपेट बिछाने वाली भाजपा सरकार किसानों पर आंसू गैस के गोले और लाठियां बरसा रही है। प्रधानमंत्री जी, आप किस मुंह से किसान हितों की बात करते हो? बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने बयान को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उन्होंने दावा किया है कि कतर से 8 पूर्व नौसैनिकों की रिहाई के पीछे पीएम मोदी का कोई रोल नहीं है। उन्हें बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान की मदद से छुड़ाया गया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि पीएम मोदी अपनी कूटनीति में विफल रहे। कतर से नौसेना के पूर्व सैनिकों की वापसी के लिए उन्होंने सिनेमा स्टार शाहरुख खान से मदद ली है। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय और एनएसए कतर के शेखों को मनाने में विफल साबित हुआ, इसलिए पीएम मोदी ने शाहरुख खान से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। इसके बाद हमारे नौसेना के पूर्व अधिकारी सकुशल स्वदेश लौट पाए, इसलिए पीएम मोदी को शाहरुख खान को अपने साथ कतर ले जाना चाहिए। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चौहान कांग्रेस से इस्तीफा देने के एक दिन बाद बीजेपी में शामिल हो गए। अशोक चौहान ने सोमवार को कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ दिया था। मिलिंद देवड़ा, बाबा सिद्दीकी के बाद अशोक चौहान तीसरे नंबर के नेता हैं जिन्होंने पिछले 1 महीने में कांग्रेस पार्टी छोड़ी है। कांग्रेस छोड़ने वाले नेता अशोक चौहान को लेकर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान हताश थे और लंबे समय से भाजपा में शामिल होने का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चौहान पर ईडी और आयकर विभाग जैसी एजेंसियों का दबाव था। प्रधानमंत्री मोदी यूएई और कतर के 2 दिन के दौरे पर हैं। वो अबू धाबी में एक मंदिर का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी आज एहलन मोदी नाम के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। एहलन अरबी का शब्द है जिसका मतलब स्वागत होता है।
कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी राज्यसभा के लिए बुधवार यानी कल अपना नामांकन दाखिल करेंगी। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि सोनिया गांधी हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा जाएंगी या राजस्थान से। सूत्रों ने सोमवार को ये जानकारी दी कि वो राजस्थान के रास्ते राज्यसभा पहुंच सकती हैं। वर्तमान में वो उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से लोकसभा सांसद हैं। ऐसे में सवाल अब ये उठता है कि रायबरेली से लोकसभा का चुनाव सोनिया गांधी की जगह कौन लड़ेगा। माना जा रहा है कि उनकी जगह पर प्रियंका गांधी को टिकट दिया जा सकता है, क्योंकि ये सीट गांधी खानदान की विरासत वाली रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की गुजरातियों पर दी गई एक टिप्पणी के खिलाफ दर्ज मामले को खारिज कर दिया है। हरीश मेहता ने अहमदाबाद में तेजस्वी यादव की सिर्फ गुजराती ही ठग हो सकते हैं वाली टिप्पणी को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। तेजस्वी यादव ने इस केस को गुजरात से बाहर स्थानांतरित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, लेकिन एससी ने यह फैसला इसलिए खारिज कर दिया क्योंकि तेजस्वी यादव ने अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगते हुए इस बयान को वापस ले लिया था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के शीर्ष नेताओं ने 5 साल के कार्यकाल को बांटने के लिए एक नए फॉर्मूले पर चर्चा की है। बता दें, कोई भी पार्टी बहुमत हासिल नहीं कर पाई है, इसलिए अपने दम पर सरकार बनाने से तो रही, जिससे ये स्पष्ट हो गया है कि देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना जाएगा। पीएमएलएन और पीपीपी ने अपनी पहली बैठक के दौरान आधे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री नियुक्ति करने के विचार पर चर्चा की। सूत्र ने कहा, यह प्रस्तावित किया गया है कि पीएमएलएन का एक उम्मीदवार 3 साल के लिए प्रधानमंत्री रहेगा और 2 साल के लिए पीपीपी का नेता रहेगा। उन्होंने कहा, यह अभी तय नहीं हुआ है कि पहला कार्यकाल किसे मिलेगा। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।